आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सोर्सेस का ढेर है वो पहली नज़र में थोड़ा बिखरा हुआ लग सकता है। एक तरफ स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट है जो पिघलते ग्लेशियरों की बात कर रही है, दूसरी तरफ दिल्ली के प्रदूषण पर एक रिपोर्ट है, और फिर भारत का एक नया वन हेल्थ मिशन भी है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन इन्हीं बिखरे हुए धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अंटार्कटिका में पिघलती बर्फ, दिल्ली में हमारी सांसें और भविष्य में आने वाली महामारियों के बीच क्या गहरा कनेक्शन है। ये सब असल में एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस हिस्से से जो शायद हमसे हजारों मील दूर है, लेकिन जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2025। ये शब्द क्रायोस्फीयर सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, ये है क्या असल में? हाँ, तो क्रायोस्फीयर आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी के वो सारे हिस्से हैं जो जमे हुए हैं, मतलब बर्फ। इसमें ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की विशाल बर्फीली चादरें आ गईं, पहाड़ों के ग्लेशियर, समुद्र में तैरती बर्फ और पर्माफ्रॉस्ट, यानी वो जमीन जो हमेशा जमी रहती है, सब कुछ शामिल है। इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा था जिसने मुझे सच में रोक कर सोचने पर मजबूर कर दिया कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से बर्फ पिघलने की रफ्तार 90 के दशक से 4 गुना बढ़ गई है। 4 गुना? हाँ, 4 गुना। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि समुद्र का पानी बढ़ जाएगा? नहीं, इसका असर उससे कहीं ज्यादा गहरा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ना तो एक सीधा खतरा है ही, जिससे हमारे तटीय शहर और खेती की जमीन डूब सकती है। लेकिन एक और बड़ा खतरा है परमाफ्रॉस्ट का पिघलना। अच्छा। सोचिए, इस जमी हुई जमीन में हजारों सालों से कार्बनिक पदार्थ कैद हैं। जब ये पिघलता है तो ये सारा कार्बन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनकर हवा में घुल जाता है, और वो ग्लोबल वार्मिंग को और तेज कर देता है। एग्जैक्टली, ये एक खतरनाक फीडबैक लूप है। और रिपोर्ट में AMOC जैसी समुद्री धाराओं का भी जिक्र है। तो ग्लेशियर पिघलने का असर सिर्फ समुद्र के स्तर तक सीमित नहीं है, ये पूरे प्लैनेट के सर्कुलेशन सिस्टम को बिगाड़ रहा है। लेकिन क्या ये एक दूर का खतरा है या इसका असर हमें अभी महसूस हो रहा है? इसका असर दिखना शुरू हो गया है। इसको ऐसे समझिए, AMOC जो है वो हमारे प्लैनेट का एक विशाल हीट कन्वेयर बेल्ट है। ये अटलांटिक महासागर में गर्म पानी को उत्तर की ओर और ठंडे पानी को दक्षिण की ओर ले जाता है, जिससे दुनिया का मौसम संतुलित रहता है। ठीक है। लेकिन जब ग्लेशियरों का ताज़ा हल्का पानी इसमें मिलता है तो ये इस कन्वेयर बेल्ट को एक तरह से जैम कर देता है, उसे धीमा कर देता है। इसका असर यूरोप में शदीद सर्दी और बाकी दुनिया में अप्रत्याशित मौसम के रूप में दिख सकता है। तो ग्रह का सिस्टम एक बड़े पैमाने पर बिगड़ रहा है। अब इस बड़ी तस्वीर से एक बहुत ही निजी और ज़मीनी हकीकत पर आते हैं, वो हवा जिसमें हम दिल्ली NCR में सांस लेते हैं। हाल ही में GRAP का 3रा चरण लागू किया गया है। ये एक तरह का इमरजेंसी बटन है ना? हाँ, बिल्कुल। GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक इमरजेंसी टूल ही है। जैसे ही हवा की क्वालिटी एक तय सीमा से ज्यादा खराब होती है, कुछ पाबंदियां अपने आप लागू हो जाती हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन पर रोक या कुछ गाड़ियों पर प्रतिबंध। हाँ, इसे AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर 4 स्टेज में बांटा गया है: खराब, बहुत खराब, गंभीर और अति गंभीर। और हर साल सर्दियों में ये नौबत आ ही जाती है। एक वजह तो पराली जलाना और गाड़ियां हैं, लेकिन सोर्स में तापमान व्युत्क्रमण का भी जिक्र है। एक मिनट, ये तापमान व्युत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है आसान शब्दों में? देखिए, आमतौर पे हम जितना ऊपर जाते हैं हवा उतनी ठंडी होती जाती है, लेकिन सर्दियों की रातों में इसका उल्टा होता है। जमीन तेजी से ठंडी हो जाती है और उसके ठीक ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है। अच्छा। ये गर्म हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है, जो शहर के सारे प्रदूषण, गाड़ियों का धुआं, धूल, फैक्ट्री का उत्सर्जन को नीचे ही फंसा लेती है। इसीलिए सर्दियों की सुबह हमें एक मोटी चादर दिखाई देती है, जो असल में प्रदूषण का गुबार है। तो मतलब हम एक तरह से अपने ही प्रदूषण के गुंबद में रह रहे होते हैं। यस। क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? सोर्स में बीजिंग का उदाहरण दिया गया है जो थोड़ी उम्मीद जगाता है। हाँ, और बीजिंग का उदाहरण इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये हमें एक जरूरी सबक सिखाता है। उन्होंने रातों रात कोई जादू नहीं किया, नहीं, बल्कि 2 दशक लंबी एक योजना बनाई। 2 दशक? हाँ, बल्कि लंबी अवधि की योजना और क्षेत्रीय सहयोग में है।
उन्होंने कोयले का इस्तेमाल कम किया, इंडस्ट्री को शहर से बाहर शिफ्ट किया और अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम किया। जबकि दिल्ली अक्सर तात्कालिक समाधान ढूंढता है। बिल्कुल। बीजिंग ने समस्या की जड़ पर काम किया। तो दिल्ली में प्रदूषण की एक बड़ी वजह ऊर्जा की खपत है, चाहे वो गाड़ियों से हो या इंडस्ट्री से हो। लेकिन एक और बड़ी चुनौती है, जैसे जैसे ग्रह गर्म हो रहा है, ठंडे रहने की हमारी जरूरत भी बढ़ रही है। मतलब ज्यादा एसी, ज्यादा कूलिंग। हाँ, और यहीं पर यूएनईपी की ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। ये एक खतरनाक दुष्चक्र ही है। रिपोर्ट कहती है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो 2050 तक दुनिया में कूलिंग उपकरणों से होने वाला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा। बाप रे। हम गर्मी से बचने के लिए जो कर रहे हैं, उसी से हम ग्रह को और गर्म कर रहे हैं। तो इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए? क्या रिपोर्ट कोई समाधान बताती है? हाँ, रिपोर्ट 4 मुख्य बातों पर जोर देती है। पहला, पैसिव कूलिंग, यानी इमारतों का डिजाइन ऐसा हो कि वो प्राकृतिक रूप से ठंडी रहें। दूसरा, कम ऊर्जा वाले उपाय जैसे एसी के साथ पंखे चलाना। तीसरा, हाई एफिशिएंसी वाले उपकरण इस्तेमाल करना। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, वो है रेफ्रिजरेंट बदलना। रेफ्रिजरेंट मतलब HFCs, ये वही गैसें हैं जो एसी और फ्रिज में इस्तेमाल होती हैं, सही है? बिल्कुल। और ये HFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो सिर्फ बिजली बचाना काफी नहीं है, हमें इन खतरनाक गैसों को भी बदलना होगा, ऐसे विकल्पों से जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम हो। ये वाकई में इस बात पर जोर देता है कि हमारा स्वास्थ्य और ग्रह का स्वास्थ्य अलग अलग नहीं है। और शायद यही सोच भारत के नए राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के पीछे है। ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है? वन हेल्थ एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है। ये मानता है कि इंसानों का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य, ये तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर एक बीमार है तो बाकी 2 भी स्वस्थ नहीं रह सकते। इस मिशन का लक्ष्य इसी सोच के आधार पर बीमारियों से लड़ने और महामारियों के लिए तैयार रहने का एक सिस्टम बनाना है। ये विचार सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये व्यावहारिक है? हमारे देश में तो मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य विभाग भी ठीक से क्या कहते हैं समन्वय नहीं कर पाते। इसमें पर्यावरण को भी जोड़ना बहुत महत्वाकांक्षी नहीं लगता? सवाल बहुत वाजिब है और ये एम्बिशियस है भी। लेकिन देखिए, इंडिया के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी सिचुएशन यूनिक है। हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स की इतनी वैरायटी है, दुनिया के सबसे ज्यादा मवेशी मतलब लाइफ स्टॉक्स हमारे पास है। और साथ ही पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। सही, यहाँ इंसान और जानवर इतने तेरे गिरफ्ते हैं कि बीमारियों का एक से दूसरे में फैलना बहुत आसान है। कोविड-19, निपा वायरस या हाल ही में मवेशियों में फैला गांठदार त्वचा रोग, ये सब इसी करीबी संपर्क का नतीजा है। तो हमारे पास एकीकृत सिस्टम बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये मिशन इन अलग अलग विभागों के बीच एक पुल का काम करेगा। वैसे जब हम इन बड़े विषयों पर बात कर रहे थे तो सोर्सेज में कुछ और दिलचस्प सुर्खियां भी थी। जैसे NTPC ने एक नई तरह की बैटरी लगाई है, वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। ये लिथियम आयन से कैसे अलग है? ये एनर्जी स्टोरेज का भविष्य हो सकता है, खासकर बड़े ग्रिड के लिए। लिथियम आयन बैटरी सॉलिड होती हैं, जबकि फ्लो बैटरी में एनर्जी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स में स्टोर होती है, जो टैंकों में रखी जाती है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये बहुत सुरक्षित होती हैं, इनमें आग लगने का खतरा नहीं होता और ये बहुत ज्यादा समय तक चलती हैं। जैसे जैसे हमारी ग्रिड पर एसी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का लोड बढ़ेगा, हमें ऐसी ही सुरक्षित और लंबी चलने वाली बैटरियों की जरूरत पड़ेगी। और एक चेतावनी भी थी सेबी की तरफ से डिजिटल गोल्ड को लेकर। ये क्या मामला है? डिजिटल गोल्ड एक तरीका है जिससे आप बिना सोना घर लाए इलेक्ट्रॉनिक रूप में सोना खरीद सकते हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन सेबी की चिंता ये है कि जो प्लेटफॉर्म्स इसे बेच रहे हैं वो किसी नियम के दायरे में नहीं आते। मतलब कोई रेगुलेशन नहीं है? हाँ, ना तो ये सिक्योरिटीज है, ना ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो निवेशक के पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं होती। समझ गया। और अंत में कुछ और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरें थीं, जैसे जर्मन वॉच की जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 9वें स्थान पर है। भारत और वियतनाम के बीच विनबैक्स सैन्य अभ्यास चल रहा है। WHO टीबी के लिए एक नई वैक्सीन की जरूरत पर जोर दे रहा है। और डेविड ज़ाले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। हाँ, और एक वैज्ञानिक खोज भी है, अल्ट्रामैग्नेटिज्म, जो चुंबकत्व का एक तीसरा प्रकार है।
और अगली बड़ी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP32 2027 में इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में होगी। तो आज हमने देखा कि कैसे आर्कटिक की पिघलती बर्फ, दिल्ली का धुआं, हमारे एसी से निकलती गर्मी और जानवरों से इंसानों में फैलती बीमारियां, ये सब एक ही बड़ी उलझी हुई तस्वीर का हिस्सा हैं। ये अलग-अलग समस्याएं नहीं हैं। बिल्कुल, हमने बीजिंग जैसे समाधान भी देखे और वन हेल्थ जैसे भविष्य के रास्ते भी। लेकिन आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक सवाल ये है, हमने GRAP जैसी आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं और वन हेल्थ जैसे मिशनों के बारे में बात की। ये सब एक तरह से समस्या होने के बाद उस पर प्रतिक्रिया करने के तरीके हैं, है ना? हाँ, रिएक्टिव मेजर्स हैं। सही। तो क्या हम इन प्रतिक्रियात्मक उपायों से आगे बढ़कर एक ऐसी एकीकृत प्रणाली बना सकते हैं जहां पर्यावरण, मानव और आर्थिक स्वास्थ्य को अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही इकाई के रूप में देखा और प्रबंधित किया जाए? इस पर विचार करना जरूरी है। आज की इस पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने कई दिलचस्प स्रोत हैं जो भारत और दुनिया में हो रही कुछ बड़ी घटनाओं पर रोशनी डाल रहे हैं। हाँ, और ये सभी खबरें अलग-अलग लग सकती हैं, लेकिन जब हम इन्हें जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। हम बात करेंगे एक बड़ी आर्थिक पहल की, फिर पड़ोस के साथ रिश्तों को समझेंगे और पर्यावरण के दो ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आज हमारी कोशिश इन्हीं धागों को सुलझाकर उस बड़ी तस्वीर को समझने की होगी। बेहतरीन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस बड़ी योजना से जिसका मकसद है भारत के निर्यात को, मतलब मेड इन इंडिया सामान को दुनिया तक पहुंचाना। तो खबर यह है कि सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन यानी EPM को 6 साल के लिए मंजूरी दे दी है। अब सुनने में तो ये किसी भी दूसरी सरकारी योजना जैसा ही लगता है। लगता तो है, पर इसके पीछे का जो विचार है और इसका बजट, वो इसे काफी बड़ा बना देता है। बजट कितना है इसका? इसका बजट है 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। 25,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, पर यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं कि पैसा कितना है, बल्कि ये है कि ये पैसा मतलब जा कहाँ रहा है। इसका पूरा फोकस है छोटे और मध्यम उद्योगों पर, जिन्हें हम MSMEs कहते हैं। अच्छा, MSMEs पर? हाँ, और उन कारोबारियों पर जो पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कपड़ा, चमड़ा जैसे सेक्टर जहां बहुत से लोगों को काम मिलता है। ये एक बड़ा बदलाव है। लेकिन अक्सर ऐसी योजनाओं का असर जमीन पर उतना दिखता नहीं है। तो स्रोतों में इसके काम करने के तरीके के बारे में क्या बताया गया है? क्या ये सिर्फ एक और सब्सिडी स्कीम है? नहीं, और यही इसका सबसे जरूरी पहलू है। इसके 2 हिस्से हैं। एक है निर्यात प्रोत्साहन, मतलब सीधी पैसों की मदद। हाँ, जैसे लोन पर ब्याज में छूट या फिर बिना गारंटी के लोन। ये उस छोटे कारोबारी के लिए है जिसके पास प्रोडक्ट तो अच्छा है, पर उसे बनाने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, ये तो हुई पैसे की मदद। और दूसरा हिस्सा है निर्यात दिशा, और यहीं पर ये मिशन बाकी योजनाओं से अलग हो जाता है। निर्यात दिशा मतलब रास्ता दिखाना। बिल्कुल। मान लीजिए आपने शानदार जूते बना लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उन्हें जर्मनी में कैसे बेचा जाए या अमेरिका के क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है। तो ये हिस्सा इन सब चीजों में मदद करता है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स तक। तो ये सिर्फ मछली देना नहीं है, बल्कि मछली पकड़ना सिखाने जैसा है। हाँ, ये मौजूदा योजनाओं को मिलाकर उन्हें और ज्यादा असरदार बना रहा है। और शायद इसीलिए एक और खबर है कि निर्यातकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी योजना को भी मंजूरी मिली है। बिल्कुल, मतलब सरकार छोटे निर्यातकों के लोन की गारंटी लेगी ताकि बैंक उन्हें आसानी से पैसा दे सके। ये दोनों मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो एक तरफ भारत वैश्विक बाजार में अपनी जगह मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ अपने पड़ोस पर भी ध्यान दे रहा है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री का भूटान दौरा हुआ, जो काफी चर्चा में रहा। हाँ, और ये सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था, ये भारत भूटान के बेहद खास रिश्ते का प्रतीक है। स्रोतों में 1949 की मैत्री संधि का जिक्र है, जिसे 2007 में बदला भी गया था। सही कहा। और ये रिश्ता भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के लिए, मतलब उस पतली सी जमीनी पट्टी के लिए सामरिक रूप से बहुत अहम है। तो इस दौरे के ठोस नतीजे क्या रहे? दोस्ती और रणनीति के अलावा जमीन पर क्या बदला? सबसे बड़ी बात हुई ऊर्जा क्षेत्र में। 1320 मेगावाट की पुनातसांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ। अच्छा। और साथ ही भारत ने भूटान के ऊर्जा सेक्टर के लिए 4,000 करोड़ रुपए की कर्ज सहायता का भी ऐलान किया। ये पहली बार है कि भारत इस तरह की सीधी वित्तीय मदद दे रहा है। ये तो वाकई एक बड़ा कदम है, और एक सांस्कृतिक पहलू भी था, है ना? भगवान बुद्ध के अवशेषों वाला। हाँ,
पिपरा हवा के पवित्र अवशेषों को थिम्पू ले जाया गया। ये एक तरह की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। ये दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ बांधों और पैसों का नहीं, बल्कि साझा संस्कृति और विरासत का भी है। लेकिन क्या सब कुछ बिल्कुल सहज है? स्रोत कुछ चुनौतियों के बारे में भी बताते हैं। बताते हैं। एक तो ये कि भारत की मदद से चल रही कुछ पन बिजली परियोजनाओं में काफी देरी हुई है। और दूसरी बात ये कि हमारा सहयोग मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र तक ही सीमित रहा है। अब जरूरत है कि इसे व्यापार, तकनीक, शिक्षा, इन क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाए। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हुई रही है, तो अब पर्यावरण से जुड़े दो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर आते हैं। एक में हम अतीत के गलती सुधार रहे हैं और दूसरे में भविष्य की एक नई राह बना रहे हैं। पहले अतीत की बात, प्रोजेक्ट चीता। तो खबर ये है कि भारत और बोत्सवाना के बीच 8 और चीतों को भारत लाने पर सहमति बन गई है। ये 2022 में शुरू हुए प्रोजेक्ट का अगला कदम है। हम पहले ही नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को कूनो नेशनल पार्क में ला चुके हैं। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? आखिर एक जानवर को वापस लाने के लिए इतना सब कुछ क्यों? क्योंकि चीता सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक फ्लैगशिप प्रजाति है। फ्लैगशिप प्रजाति, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये अपने इकोसिस्टम का कोई ब्रांड एम्बेसडर जैसा है? बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। चीते को बचाने के नाम पर हम असल में उसके पूरे घर यानी घास के मैदानों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बचा रहे हैं। अच्छा। चीता खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होता है, जो शाकाहारी जानवरों की आबादी को नियंत्रण में रखता है। भारत ने 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था, तो ये एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने की भी कोशिश है। लेकिन क्या सभी लोग इसे एक अच्छी चीज मानते हैं? स्रोतों में कोई आलोचना भी है क्या? हाँ, और ये जानना भी जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि कुछ आलोचक इसे एक वैनिटी प्रोजेक्ट कहते हैं। वैनिटी प्रोजेक्ट मतलब बस अच्छा दिखने के लिए? हाँ, उनका तर्क है कि इस पर बहुत भारी पैसा और संसाधन खर्च हो रहे हैं, जबकि भारत के अपने लुप्त प्राय जानवर जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये संरक्षण की प्राथमिकताओं पर भी एक बहस छेड़ता है। बिल्कुल। तो चीते के जरिए हम अतीत को सुधार रहे हैं। अब भविष्य की ओर देखते हैं। सरकार देश भर में 4 हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स यानी HVICs बना रही है। और सरकार ने हाइड्रोजन वैली कह रही है। हाइड्रोजन वैली, ये नाम तो मतलब जैसे अमेरिका में टेक्नोलॉजी के लिए सिलिकॉन वैली है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। तो ये एक तरह से ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत की सिलिकॉन वैली होंगी। रिसर्च, प्रोडक्शन और इस्तेमाल सब कुछ एक ही जगह, एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, क्योंकि इसे बनाने में कोई प्रदूषण नहीं होता। इसे बनाते कैसे हैं? इसे सौर या पवन ऊर्जा जैसी साफ सुथरी बिजली का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर बनाया जाता है। ये सुनने में तो कमाल का लगता है, तो क्या इसमें कोई चुनौती भी है? चुनौतियां बहुत हैं। स्रोत बताते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती लागत की है। फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन बनाना बहुत महंगा है। और दूसरा, इसके लिए बिल्कुल नए तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पानी से बनने वाले इस ईंधन को बनाने में खुद बहुत ज्यादा पानी लगता है, तो पानी की कमी वाले इलाकों में ये एक बड़ी समस्या बन सकता है। तो भविष्य की ऊर्जा से अब भविष्य के विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप बनाया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी खोज है। पर यह है क्या? ये सुनने में बहुत ज्यादा जटिल है। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, क्या हम इसे किसी आसान तरीके से समझ सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक डॉक्टर MRI मशीन से हमारे शरीर के अंदर की तस्वीरें देखता है, वैसे ही ये माइक्रोस्कोप किसी एक जिंदा सेल या कंप्यूटर चिप के अंदर चल रही चुंबकीय गतिविधियों को देख सकता है, बस हजारों गुना ज्यादा बारीक स्तर पर। अच्छा, तो ये एक तरह से अणुओं का MRI है। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? इसकी संभावनाएं अनंत हैं। इससे हम ये देख पाएंगे कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, या फिर अगली पीढ़ी के सुपर फास्ट कंप्यूटर चिप्स कैसे काम करेंगे। वाह! अब बेहद छोटे से बेहद अजीब की ओर चलते हैं। थाईलैंड में एक मकड़ी मिली है जो आधी नर है और आधी मादा। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? ये सच में हैरान करने वाला है। इस स्थिति को गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म कहते हैं। गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म? हाँ, ये तब होता है जब भ्रूण के विकास के दौरान शुरुआती कोशिका विभाजन में कोई गड़बड़ी हो जाती है, जिससे शरीर का एक हिस्सा नर विशेषताओं के साथ और दूसरा हिस्सा मादा विशेषताओं के साथ विकसित होता है। तो ये प्रकृति की गलती है एक तरह से। ये कीड़ों और पक्षियों में कभी-कभी देखने को मिलता है, लेकिन मकड़ियों में ये बहुत ही दुर्लभ है।
ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी विविध और आश्चर्यों से भरी है। तो आज हमने देखा कि कैसे निर्यात को बढ़ावा देने की आर्थिक योजनाओं से लेकर भूटान के साथ रणनीतिक साझेदारी तक और चीतों की वापसी से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन के भविष्य तक हर जगह एक बड़ी तस्वीर बन रही है। हाँ, और इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखने पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है जो सीधे तौर पर चीता और हाइड्रोजन वाले प्रोजेक्ट से जुड़ा है। वो क्या? देखिए, एक तरफ हम चीतों को वापस लाकर पारिस्थितिकी तंत्र में दशकों पहले हुई एक गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ हम ग्रीन हाइड्रोजन जैसी भविष्य की तकनीकों में भारी निवेश कर रहे हैं जो एक पूरी तरह से नया रास्ता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण निवेश कहाँ होना चाहिए। क्या हमें अतीत की गलतियों को सुधारने में अपनी ऊर्जा और संसाधन लगाने चाहिए या फिर उन गलतियों से सीखकर एक पूरी तरह से नए भविष्य का निर्माण करने में, या फिर असली चुनौती इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। ये एक बड़ा सवाल है